नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा के विकासकारों का गाना रिलीज हुआ है। मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने तैयार किया है गाना। सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। कलाकार भी हुए इस कार्यक्रम में शामिल। प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है। तो आपको बताते चलें, हरियाणा के विकास कार्यों पर आधारित गाना रिलीज किया गया। मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने ये गाना तैयार किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि रहे। हरियाणा के विकास कार्यों पर आधारित गाना रिलीज हुआ है। मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने ये गाना तैयार किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। मशहूर गायक दलेर मेहंदी ने तैयार किया है ये गाना। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल से भी समर्थन मांगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से इस बारे में बात की। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है। इसी बैठक में अकाली दल के नेता राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का रुख तय करेंगे। यमुनानगर से हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र यात्रा में जाते हैं। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के दौरान यात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पा रहे। इस बार यात्रियों में अमरनाथ जाने के लिए भारी उत्साह देखा गया है। यमुनानगर से जाने वाले श्रद्धालुओं को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में जाने वाले यात्री भगवान शंकर के दर्शन करेंगे, वहीं रास्ते में प्राकृतिक नज़ारे भी देखेंगे। सरकार ने इसको लेकर विशेष चौकसी रखी। वहीं यात्री जत्थे के प्रभारी राजेंद्र तलवार का कहना है कि हर महादेव सेवा दल बरलाडा, बालटाल और दरबार में यात्रियों की सुविधा के लिए शिविर लगाएगा। देवों के देव महादेव की जय। हरियाणा में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के चलते प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने बनाने की घोषणा कर दी है। साइबर क्राइम से संबंधित थाने अभी प्रत्येक रेंज में हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के चलते अब प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में साइबर क्राइम थाने बनाने की घोषणा करी है। इसी के तहत यमुनानगर में जिला सचिवालय में साइबर क्राइम रोकने के लिए विशेष मीटिंग बुलाई गई, जिसमें विभिन्न आईटी एक्सपर्ट्स, पुलिस के विभिन्न अधिकारियों के अलावा सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए हैं। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने कहा कि साइबर क्राइम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि समय समय पर केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की जाती है। नेशनल पोर्टल और नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें, किसी को भी अपने सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, ओटीपी शेयर ना करें। इसी से काफी बचाव हो सकता है। सबसे पहले HDFC से आई साइबर क्राइम हम सबको पता है कि वृद्धि पे है। अलग अलग किस्म से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो, क्योंकि ये एक बॉर्डरलेस क्राइम है, इसमें अगर जो विक्टिम है वो यमुनानगर में है या हरियाणा के किसी भी भाग में है तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिमिनल को उसके विक्टिम के पास आना होगा। ये दूर दराज इलाके में, किसी अन्य ज़िले में, किसी अन्य प्रांत में, किसी अन्य देश से भी इस प्रकार साइबर क्राइम को अंजाम दे सकता है।
प्रदेश को हाईटेक बनाने की कवायद में सरकार ने गुरुग्राम में नंबरदारों को स्मार्टफोन बांटे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को गुरुग्राम के सेक्टर 46 में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने शिरकत की। साथ इस कार्यक्रम में गुरुग्राम के 348 नंबरदार शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री अनूप धानक ने सरकार के इस फैसले को काफी अहम बताते हुए कहा कि सरकार ने जो वादे और दावे किए थे वे पूरे हो रहे हैं और हरियाणा का एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो सुशासन और ईमानदारी का परिचय देता है। हरियाणा के अंदर जो सरकार, प्रदेश की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो अनेकों सुविधाएं से वो लंबरदारों को आज जैसे मोबाइल फोन की सुविधा दी गई है। पीछे हमारे जो लैंड रिकॉर्ड के पटवारी थे उनको भी स्कूटी दे करके, मोटरसाइकिल दे करके, चाहे हमारी जो पंच सरपंच ब्लॉक समिति की जो मेंबर थी उनको स्कूटी दे करके जो सम्मानित किया गया था। तो हरियाणा सरकार अनेकों ऐसे जो इस प्रकार के फैसले हैं वो बहुत बड़े बड़े फैसले ले रही है। आज का जो प्रोग्राम था वो तो हरियाणा के सभी लंबरदारों को स्मार्टफोन देने के बारे में था। इसमें गुड़गांव के लगभग 500 लंबरदार यहाँ पे आए थे। आज और कल 2 दिन कैंप लगा करके इन सबको स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। 9,000 रुपये के स्मार्टफोन जो है इनको देने की बात हुई है। ये जितने भी रेवेन्यू विभाग के, राजस्व विभाग के गुड गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं उनमें से एक है, क्योंकि लंबरदार जो है कई चीज़ों में, राजस्व विभाग की चीज़ों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हरियाणा सरकार की बहुत बढ़िया पॉलिसी है, जिसके तहत नंबरदारों को डिजिटल करने की कोशिश की और उसी सिस्टम में जो सरकार ने आज से 13 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री ने जो अनाउंस किया था उसका आज क्रियान्वयन हो रहा है। फोन के लिए ई कूपन मिल रहे हैं। डिजिटल पूरा भारत कितनी आसानी हो जाएगी? हाँ, काफी आसानी हो जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई फसल की खराबा है उसका सरकार तहसील तक, ऑफिस तक या डीसी ऑफिस तक कोई भेजने में आसानी रहेगी। सरकार से जुड़े रहेंगे। 348 नंबरदारों को स्मार्टफोन यहां पर बांटे गए हैं। यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। एंटी नारकोटिक सेल ने एक नाइजीरियन को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसका यमुनानगर से सीधा कनेक्शन है। आपको बता दें, अभी हाल ही में पुलिस ने 2 आरोपियों को 150 ग्राम हेरोइन के साथ जगाधरी से गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने कई खुलासे किए थे, जिसके बाद अब टीम ने दिल्ली से भी गिरफ्तारी करी है। तो दिल्ली से युवक की गिरफ्तारी हुई है। नाइजीरियन युवक को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले ही 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद लगातार यहां पर कार्रवाई की जा रही है और दिल्ली से भी एक युवक की गिरफ्तारी की गई है। जींद में नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ राजेश भोला ने हर खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनका बचपन से ही जीवन में लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि वो डॉक्टर बनेंगे और इसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो मरीजों की जिंदगी बचाते हैं। और आज डॉक्टर्स डे है। हमारे साथ डिप्टी सीएमओ है राजेश भोला, उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं हमारे सर, जो डॉक्टर की लाइन है उसमें आप गए? जी देखिए, मेरा तो अपना जो है +2, 10th और +2 के अंदर एक अपना एम था कि भी मुझे मेडिकल प्रोफेशन को ही चूज करना, और उसी में हमने मेहनत की और मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं आपको बताऊं कि सामान्य अस्पताल जींद के बिल्कुल सामने जो कॉलेज है जिसमें कि मैंने 10+2 की, तो वहां से पास आउट होकर के मेडिकल कॉलेज गया और बाद में मेडिकल ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट हुई
तो सिविल हॉस्पिटल जींद में मैंने ज्वाइन किया और लगभग टोटल 25 साल की मेरी सेवा काल हो गई है। और डॉक्टर्स डे पे जहां आज हमें बहुत से लोगों की और आप जैसे भाइयों की शुभकामनाएं प्राप्त हुई हैं, तो इसमें वही संदेश है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है कि भाई जो दुख और तकलीफ और परेशानी और इमरजेंसी के अंदर जो डॉक्टर जो है वो एक आम आदमी के, एक व्यक्ति के, एक मरीज के जो काम आता है, तो उसकी पीड़ा हरने का वो काम करता है। उसको दोबारा से एक्सीडेंट हो जाए तो कोई फ्रैक्चर केस हो, दोबारा से नॉर्मल जो जनजीवन उसका होता है लाइफ साहब, आपकी जो सर्विस रही है वो गांव की रही है, किस हालात का कई बार आपको सामना करना पड़ता है? जिस तरह आप पढ़ते थे, आपने जब MBBS की, तो कैसे हालात थे इसका थोड़ा? देखिए, जो मेरी टोटल 25 साल की सेवा में से मैंने लगभग 15-17 साल रूरल एरिया के अंदर भी सेवाएं दी हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज में यानी कि ग्रामीण इलाकों के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहाँ थोड़ी सी अप्रोच जो है वो कम है और आज से 10-15 साल पहले काफी कम थी। तो मेरा यही टारगेट था कि आम जनता की सेवा करनी है, लोगों तक पहुंचना है और जितना भी मेरे से स्वास्थ्य विभाग के अंदर रहते हुए जो सेवा ग्रामीण इलाकों में मैं कर सकता हूं वो मुझे अपने तन मन धन से उनको सेवाएं देनी चाहिए। और उसी के तहत जो है लगभग 15 साल 16 साल मैं एक ही CHC हमारी CHC कालवा जो पिलूखेड़ा ब्लॉक में पड़ती है उसमें PSC ढाठर सरडे के अंदर मैंने 15-16 साल जो कि लगभग आधी जॉब का टेन्योर होता है वहां मैंने निकाला। और जिस PSC पे मैं था उस पे हमारी PSC होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि स्वास्थ्य विभाग की सबसे छोटी इकाई होती है और लोगों को ग्रामीण इलाकों के अंदर आसपास के 10 गांव में वो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो हमारी जो PSC थी वो जिला जींद के अंदर ही नहीं पूरी जो हरियाणा थी उनमें वन ऑफ द बेस्ट 10 में से हमारी PSC थी। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे डायरेक्टर रहे उस समय के दौरान और जो कमिश्नर्स थे उन्होंने हमारी PSC पे विजिट की और विजिट के दौरान जो जो फैसिलिटीज वहां नहीं उपलब्ध थी वो भी हमने अपने समय पे रहते हुए ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए उपलब्ध करवाई, जैसे डिलीवरी की सुविधा है, डेंटल केयर की सुविधा है, टेस्टिंग की सुविधा है। करने वालों की कभी हार नहीं होती और आज इन्होंने जो है ये मुकाम हासिल किया है। दिन रात इन्होंने मेहनत की और आज डिप्टी सिविल सर्जन के पद पर जींद OSD में कार्यरत हैं। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। तो शाम के कैरू में BDPO कार्यालय में तीसरे चरण का मुख्यमंत्री अंत्योदय मेला आयोजित किया गया। पूर्व विधायक शशिरंजन परमार ने मेले में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेले के जोनल अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर देवीलाल, BDPO जितेंद्र कुमार, पशुपालन विभाग के SDO डॉक्टर सुनील शर्मा वरिष्ठ अधिकारी मेले में पहुंचे, जहां उन्होंने पात्र परिवारों को सरकार की कल्याणकारी और स्वरोजगार शुरू करने से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। वहीं पूर्व विधायक शशिरंजन परमार ने कहा कि अंत्योदय मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बने और खुद कारोबार शुरू करके गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। शशिरंजन परमार ने मेले में शिरकत की और तैयारियों के यहाँ पर जायजा लिया गया। जनता को मेले से कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले का हुआ आयोजन। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो वहीं प्रदेश में भी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या करने पर लोग रोष में हैं। इसी कड़ी में रतिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों लोगों ने आतंकवाद के पुतले की शहर में शव यात्रा निकाली और राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के पुतले को आग के हवाले करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द कन्हैयालाल के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए और 1 महीने के अंदर दोनों हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई जाए। आगे मांग यही है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री से सरकार नहीं संभाली जाती तो वो इस्तीफा दें और जो आतंकवादियों ने जो उनकी हत्या की है
कन्हैयालाल जी उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी मुकदमा दायर करके। कारण ये है जी, पूरे देश के अंदर हिंदू समाज के अंदर पूरा रोष है। उदयपुर के अंदर इस्लामिक आतंकवादियों ने शरेआम एक दर्जी की दुकान पर जाके, कन्हैयालाल जी की दुकान पर जाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया है और उन्होंने इतनी बेखौफी से हत्या की, उनकी वीडियो बनाकर जारी भी करते हैं और ये सारे हिंदू समाज के ऊपर तमाचा मार रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम केंद्र की सरकार से अनुरोध करते हैं, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। गर्मी की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से स्कूल खुले हैं। अंबाला में भी पहले दिन स्कूल में आकर बच्चे और टीचर काफी खुश दिखाई दिए। स्कूल में साफ सफाई का काम 2 दिन पहले से ही कर लिया गया था। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही स्कूल में पढ़ाई कराई जा रही है। स्कूल प्रशासन ने साफ सफाई और बीमारियों से बच्चों को बचवाने के लिए विशेष प्रबंध किए हुए हैं। ऑफलाइन पढ़ाई से बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। पहले दिन बच्चों की संख्या स्कूल में काफी कम रही। स्कूल के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार ने बताया कि पहले दिन बच्चों की संख्या कम रही क्योंकि बरसात की वजह से बच्चे स्कूल में कम आए हैं। जैसे आज पहला दिन है, बच्चों की आज संख्या कम ही आई है। बरसात थी कल बहुत ज़्यादा, तो जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है। सैनिटाइजेशन की भी तैयारी है, बच्चों का टेम्परेचर भी उसी तरह से ही मापा जाएगा और शौचालयों के बाहर भी साबुन इत्यादि हम रखवाएंगे ताकि अच्छी तरह बच्चे हाथ धोकर आएँ। और असेंबली जैसे शुरू होगी तो उसके बाद असेंबली में भी बच्चों को इस विषय में जागरूक किया जाएगा कि आप दूर रहें, मास्क पहन कर आएँ और अन्य सभी एहतियात बरतें जो कि गाइडलाइंस डॉक्टर्स के द्वारा जारी की गई है। और विद्यालय समय समय पर बच्चों को जागरूक करता भी रहता है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब थी तब मतलब बहुत, अब जब इतने दिनों बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में इतना समझ नहीं आता था, पर अब टीचर्स को डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के साथ टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बल्लभगढ़ में भी गर्मियों की छुट्टी के बाद आज से स्कूल खुल गए हैं। वहीं स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। तो वहीं स्कूल के गेट के बाहर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि बिना मास्क के स्कूल आए तो एंट्री नहीं मिलेगी। मास्क लगाने को कहा, सैनिटाइजर करने के लिए कहा और डिस्टेंसिंग बनाने रखने के लिए कहा। और क्यों है ये जरूरी, ये चीजें? ताकि हम स्वस्थ रहे, बीमारी से बचे, सेफ रहे। वैसे हमारा डबल शिफ्ट में स्कूल चलता है और उसके लिए बच्चे 7 बजे आते हैं। उसके लिए हम गेट पर मास्क लेकर के और सैनिटाइजर लेकर खड़े होते हैं। सारे कमरे नीट एंड क्लीन है, वॉशरूम वगैरह एकदम ओके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे प्रॉपर मेंटेन रखें डिस्टेंस। खबर पुंडरी से है, जहां मानसून की पहली बारिश आफत बनकर आई। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाने वाले रास्ते पर जलभराव होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव होने की वजह से यहां के छात्र को 2-2 फुट गहरे पानी से निकलकर जाना पड़ रहा है। स्कूली छात्रा ने बताया कि कई बार तो स्कूल पहुंचने से पहले ही कपड़े और किताबें भीग जाती हैं। स्कूली छात्राओं ने मांग की है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करे। तो ये तस्वीरें देखिए आप, इसी पानी से होकर के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है और कुछ ही दिन बाद अगर इसी तरीके से पानी भरा रहा तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से स्कूल जाने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर प्रशासन की पोल खुलती हुई ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और समझिए किस तरीके से यहाँ पर काम कराया गया और कैसे सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सारे काम करवा दिए गए हैं। ऐसे है, इसके बारे में हमने जो है नगर पालिका को और भी अपने जो विधायक हैं रणधीर गोलन जी, उनको हमने पहले भी कई बार जो है सूचना दी थी और ये सारा पानी पहले स्कूल के अंदर प्रवेश करता था, लेकिन अब जो है स्कूल के अंदर तो प्रवेश नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। बच्चों की भी समस्या काफी आ रही है। बच्चों की समस्या ये है कि हमारा दूसरा गेट है हुड्डा का, वो हमने खोल दिया है
अब जो बच्चे यहाँ लोकल आते हैं इसमें उनको ज़्यादा दिक्कत है। स्कूल के गेट के बाहर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के समय, जब हमें अंदर आने में और बाहर जाने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। हमारी मांग है कि स्कूल के बाहर पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए ताकि, और हमारी पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इससे बच्चे कम पढ़ते हैं। सर हमारे स्कूल के बाहर सर पानी इकट्ठा होता है जिससे हमें अंदर आने में और बाहर जाने में सर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से सर हमारे पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं और यहाँ पर सड़क अच्छे से नहीं बनी है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से सड़क अच्छे से बने। यहाँ से हमें पानी में आने से तकलीफ हो रही है, इससे हमारे बैग और बुकें भी गिल्ली हो जाती हैं। हमें स्कूल कई बार तो हम स्कूल भी नहीं आ पाते, इससे हमारी बहन बेटियों को भी आने में दिक्कत हो रही है सर। और क्या मांग है आपकी? इस सड़क को ठीक करवाए और इस पानी को। कालांवाली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी गई है। कालांवाली से इस वक्त की बड़ी खबर, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा बरामद किया, करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान जारी। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कालांवाली से बड़ी खबर, करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान जारी। तो 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस ने की है नशे के खिलाफ। 50 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है डोडा चूरा की। 10 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा यहां बरामद किया गया है। तो कालांवाली से ये बड़ी खबर, करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के आदेश जारी किए गए थे, जिससे प्लास्टिक से होने वाले खतरनाक प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में रेहड़ी में वालों ने लेकर सब्जी बेचने वाले दुकानदार और डिपार्टमेंटल स्टोर धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों की माने तो ग्राहकों को जागरूक करने के प्रयास नहीं किए गए, जिसके चलते सिंगल यूज प्लास्टिक को मार्केट से हटा पाना काफी चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। फोर्टीन टीम्स हमने बनाई हैं गुड़गांव में। इसमें जो एमसीजी एमसीएम के अधिकारी हैं, नगर परिषद नगर पालिकाओं के हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, और उनको जिम्मा दिया गया है कि जहां पे भी सिंगल यूज प्लास्टिक देखें तो लोगों को सेंसिटाइज भी करें, उनकी चालानिंग भी करें, और डिपेंडिंग अपॉन की कितनी क्वांटिटी प्लास्टिक की वसूल होती है, बरामद होती है, उस आधार पे 500 से लेकर के 25,000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई रिपीटेड ऑफेंसेस करता है तो फिर उसमें जो प्रमाइसेस हैं उनको सील करने संबंधी और बाकी और भी कठोर कदम लेने का प्रावधान है। बहुत बुरा नुकसान हुआ है, आगे पता नहीं क्या चलता है क्या नहीं चलता। अब इनकी पॉलिसी का तो कुछ नहीं पता। कितना आपका माल पड़ा हुआ था सारा टोटल? लगभग सारा ही दुकान खाली हो गई। अभी आप क्या कर रहे हैं? सारा घर शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, इसका कोई अल्टरनेट निकाला है भाई? लोग कहते हैं कपड़े वाला थैला आ चुका है, या उसको मंजूरी मिली नहीं मिली? कपड़े वाले थैले को मंजूरी नहीं मिली, वो कह रहे हैं उसका भी चालान होगा। उसमें क्या वजह है? वो कह रहे हैं उसमें 75% प्लास्टिक है। यानी अभी तक आपके पास कोई उपाय नहीं है इसका? उपाय क्या है? पेपर का है, पेपर पूरी कहाँ कर सकता है? आप बताओ, जितनी प्रोडक्शन इसमें आती है उसमें प्रोडक्शन 10% भी नहीं आती, तो लाखों करोड़ों आदमी है, कैसे पूरी करेंगे? हमारा तो कोई नहीं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो होटल वाली वो डंप हो जाएंगे, वो कैसे चलेंगे? यानी जिनका खाना सप्लाई होता है, जिनके रेस्टोरेंट चलते हैं, 40-50 लेबर रखी, वो कैसे चलेंगे? यानी कुल मिला के एक आदेश पारित कर दिया, लेकिन इसका कोई अल्टरनेट नहीं। अल्टरनेट ये है जी, इनको व्यापारियों के साथ मिलके ये सोचना चाहिए कि इस व्यापार को कैसे धीरे धीरे ही बंद किया। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। लिहाजा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए 1 जुलाई से इसके निर्माण, आयात, वितरण और बिक्री करने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। आपको बता दें, न केवल पकड़े जाने वाले प्लास्टिक विक्रेता बल्कि ग्राहक पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर अब नगर निगम सख्ती बरतेगी। प्लास्टिक के पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े और जूट के थैले का प्रयोग किया जा सकता है। अंबाला के बाजारों में, गली मोहल्ले और अन्य सामाजिक सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति
पॉलीथीन को बेचता या सामान लेकर जाता नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ऐसे व्यक्ति से जुर्माने के तौर पर 500 से 1 लाख रुपए तक रकम वसूली जा सकती है। साथ ही 7 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए आमजन की सुरक्षा और केंद्र सरकार के नियमों के पालन के तहत उचित कार्रवाई भी किए जाने की बात कही गई है। इसलिए सभी को अब जागरूक होने की जरूरत है और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की जरूरत है। आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगी कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन आ चुकी है कि 30 जून तक सभी जो भी आपके सिंगल यूज प्लास्टिक है, थर्मोकोल है या पॉलीथीन है, ये सब बंद कर दें। उसके बाद 1 जुलाई से यहाँ पर टीम बना दी गई है, फिर चालान कटेगा, फिर जो भी चीज़ें जिसकी दुकान पर पाई जाएंगी वो बैन कर दी जाएंगी। और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है। बायोडिग्रेडेबल बैनर हमारे शहर में लगे हैं, जिसके शुरुआत हमने परसों शहर के अंदर लगाए और एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जिसमें बायोडिग्रेडेबल बैनर लगा। जो अब कोई भी अगर होर्डिंग बैनर लगाता है तो फ्लैक्स के नहीं लगाएगा। जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है सिंगल यूज का जो पॉलीथीन बंद किया है, यह निर्णय काफ़ी अच्छा है और लोगों की सेहत भी इससे ठीक रहेगी। इस निर्णय से सरकार की एक दिशा पता लगती है कि अभी वो लोगों के प्रति कितने सजग है स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि हमारा जो सिंगल यूज का जो पॉलीथीन है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, वो हमें सीधा सीधा कैंसर पहुंचाता है। तो ये सरकार का अच्छा कदम है और लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के पॉलीथीन का बढ़ावा ना दें और इन फ्यूचर भी जहां पर आपको पॉलीथीन की एज ए कस्टमर जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिना पॉलीथीन के वो आइटम अपने घर तक ले जा सकते हो, तो आप उसको रिफ्यूज करो, दुकानदार को आप खुद ही मना। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।